फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्शियन। सो कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर वन में कल हमने इंटीग्रेशन के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे और वो जनरल कुछ टर्म थे जो हमने कल के लेक्चर्स में कवर किए थे। वो जनरल टर्म कौन कौन से थे? पहला जनरल टर्म था x⁴n dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना था, जिसका फार्मूला था n(x⁴n+1 xn⁴n+1 अपॉन n+1+c। एक इस तरह का जनरल टर्म था जिसका फार्मूला ये हुआ था। और सेकंड कंडीशन हमारी थी कि 1/x⁴n का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, और जिसका एक ट्रिक से फार्मूला आया था कि x⁴1 - n अपॉन 1 - n+c। तो हमने इन दोनों जनरल टर्म के बारे में लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है, जो कि अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर नंबर 1 को देख लेंगे। तो पर्टिकुलर आज इसके आगे क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा डिफरेंशिएशन यानी जो डेरिवेटिव के फार्मूला होते हैं जिनका यूज इंटीग्रेशन में डायरेक्टली हुआ है, उस फार्मूला पे डिस्कस करेंगे और 7.1 के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जनरल ये होती है एक बात कि साइंस अगर हम पढ़ते हैं या मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक फील आनी चाहिए। जैसे पर्टिकुलर अगर हम फार्मूला भी लिखते हैं तो उसका हमें फील ज़रूर आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, सपोज दैट मैं यही हेडिंग ही डाल देता हूँ, टेक अ फील, तो आज आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज का यूज़ हुआ है उसका एक बेसिक कैप्चर्स क्या बनता है। सपोज दैट मैं कहता हूँ कि साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका क्या आता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन कहने का सेंस d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप जो है इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। ये भी जानते हैं अगर कि हम RHS LHS दोनों साइड में अगर किसी भी टर्म से कुछ भी करते हैं तो दोनों साइड इक्वल होता है। हम जो है इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करने पे इस साइड हमारे साथ क्या बनता है? साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। हमने देखा ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। हमने बोथ साइड क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे हमारा रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि ये d/dx और ये इंटीग्रेट ये आपस में कट जाते हैं और ये बचता है साइन एक्स। ये बचता है साइन एक्स, और साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है। फार्मूला क्या मिलता है कि अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। ये चीज़ हमें फार्मूला मिलता है। अब कई जन को ये कन्फ्यूजन होगी कि d/dx और इंटीग्रेशन आपस में कट कैसे गया। तो मैं कहता हूँ इसका रीज़न क्या है। बिकॉज अगर देखा जाए कि जैसे मैं कहूँ कि ये 1 है, ठीक, सपोज दैट ये 2 है और ये 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2। तो 2 और 2 आपस में कट के क्या हो जाएंगे? 1। तो सेम यही होता है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ। यही कंडीशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ होती है, यानी जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर ये इंटीग्रेशन आपका कोई अगर डिफरेंशिएशन का रिवर्स अगर आपका इंटीग्रेशन है तो ये आपस में कट जाएंगे। सेम इसी तरह ये इंटीग्रेशन और ये आपस में कट जाते हैं तो यहाँ बचता है साइन एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाता है। तो इस तरह से फार्मूला बनता है। तो हम पहले डेरिवेटिव के फार्मूला को लिख लेंगे एक साइड, और फिर उसी में एंटी डेरिवेटिव के फार्मूला को लिखेंगे। ये डेरिवेटिव के फार्मूला को लिखेंगे और इस साइड हम लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव के फार्मूला को। और इसमें से आपको एक वर्क ये करना है कि पर्टिकुलर जो भी डेरिवेटिव के फार्मूला होंगे, अगर आप या तो डेरिवेटिव को याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट करेंगे तो आपको एंटी डेरिवेटिव का मिल जाएगा।
तो लेकिन एक सही तरीका क्या होता है कि डेरिवेटिव के ही फार्मूले को याद किया जाता है। तो मैं कहूँ कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लिखा जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। और यही चीज़ जब एंटी डेरिवेटिव में देखा जाता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करते हैं तो क्या आता है, साइन एक्स। ओके, देखिए अगर आपको इसे समझना होगा कि अगर हम इधर इंटीग्रेट करते हैं तो डी बाई डी एक्स से इंटीग्रेशन हमारा कट जाएगा और इधर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे साइन एक्स आ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स अगर करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स, और सेम यही कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी। इस तरफ अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन से कट जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी कि जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस आपका इस कॉस के साथ आ गया। ठीक, अब ऐसे ही यानी कि आपको प्रूफ भी पता चल जा रहा है कि अगर इसको प्रूफ करना हुआ कि डिफरेंशिएशन और यानी कि ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे आया तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आप प्रूफ कर सकते हैं। और वो प्रूफ कैसे होगा, जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो डी बाई डी एक्स से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बचेगा। अब इसके अगला देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे ही आता है सेक स्क्वायर एक्स, और जब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है टेन एक्स। और एक चीज़ आप यहाँ पे ये भूलते जा रहे हैं कि प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। प्लस सी हर एक इंटीग्रेशन के बाद जो चीज़ वैल्यू आती है उसमें प्लस सी हमारा ज़रूर लगा होता है। हमने टेन एक्स का देख लिया, सेम हमने ऐसे ही कॉट एक्स का देखना है। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए एक चीज़ ये आपको होनी चाहिए कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स को देखेंगे। जब हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो इसका वैल्यू आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, और जब आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी। ओके, अब फिर आप क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर आप यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए ये चीज़ जो नेगेटिव थी ये चीज़ ट्रांसफ़र होके इस साइड चली जाती है और ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाता है। तो देखिए ये चीज़ तो हमने देख ली। अब पर्टिकुलर कुछ और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, उसको भी हम देखते हैं। सपोज दैट अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का करते हैं तो इसका आंसर होता है 1/x। तो अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा, log x प्लस सी। और एक जानने वाली यहाँ से बात ये भी आती है कि log के बाद आपकी जो वैल्यू लिखी होती है वो एक मॉडुलस फंक्शन में लिखी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी आप वैल्यू को लिखेंगे तो वो एक मॉडुलस फंक्शन के अंदर फिक्स होगी। फिर हम क्या देखेंगे, इसको देखने के बाद हमारा एक और डिफरेंशिएशन का फार्मूला आता है जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू की पावर एक्स। ये तो बहुत ही फेमस है, ई टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही सेम होता है। और जब इसी चीज़ की आप इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो आपकी ई टू की पावर एक्स प्लस सी ही आने वाला है। और जब आप डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू की पावर एक्स का करेंगे तो इसका फार्मूला है ए टू की पावर एक्स लॉग ए। और सेम चीज़ जब ए एक्स यानी ए टू की पावर एक्स लॉग ए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट यानी जो ए टू की पावर एक्स है प्लस सी, ए टू की पावर एक्स है प्लस सी, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। यानी ए टू की पावर एक्स लॉग ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टू की पावर एक्स प्लस सी। देखिए आपको जब डेरिवेटिव का सारा फार्मूलाज लर्न होगा तो आप इंटीग्रेशन का अपोजिट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं दो फंक्शन का और
जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको कंडीशन ये भी आती है कि वो 1/√, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाता है। लेकिन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स का भी एक फार्मूला होता है। ये चीज़ टेन इनवर्स एक्स का भी एक फार्मूला होता है, जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब इस साइड हम इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सेम इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास कितने फार्मूलाज हुए। तो आप वो झटाझट ये वर्क करना है कि हमने जो भी फार्मूला इम्प्लीमेंट किए, सपोज दैट ये हमने जो जितने भी फार्मूलाज किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फार्मूला इस पेज पे है। देखिए, इसको आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, या आप जहाँ पढ़ते होंगे इसको वहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिएगा। तो पर्टिकुलर ये आपके जो डिफरेंशिएशन के फार्मूला हैं, ये आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूला हैं, डेरिवेटिव के हैं, और सेम यही इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है। तो ये कहेंगे कि अगर आपको ये फार्मूला लर्न होंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न होंगे। अब इससे आपको एक फ़ायदा ये मैं बताता हूँ कि अगर ये आपको 11 फार्मूला लर्न है तो आप जो है 7.1 और 7.2 बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आप 2 एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो अब इस चीज़ को हम देख चुके। तो अब इसको देखने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है, और उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम डायरेक्ट 7.1 एक्सरसाइज को करेंगे। यानी कि ये जितने हमने कॉन्सेप्ट देखे, इसको करने के बाद हम डायरेक्ट 7.1 की ओर चलेंगे। तो हम एक आपको नोट, ये आप अपने नोट्स में एक काम और करिएगा कि पर्टिकुलर जैसे जैसे लेक्चर चलता रहता है, यानी कि जैसे जैसे मैं पॉइंट को कराता रहता हूँ, वो आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करते चलें। और अगर आप नोट्स को प्रिपेयर नहीं साथ साथ कर पाते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ आप रीड आउट करते हैं, तो आप क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर नोट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सपोज़ दैट ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये हमारा कोई k कांस्टेंट है, और ये हमारा कोई dx है, और इसी dx को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो dx है, सपोज़ दैट हमने ये k कर दिया, और ये हमारा जो dx है, हम इसको अगर x⁴ करते हैं, ठीक है, और यही को हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब कहेंगे कि x⁴ क्यों हुआ, क्योंकि ये dx आपका जो है एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट का आया। अब इसको हम एग्जाम्पल करके बहुत ही आसानी से समझेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, तो आपका kx प्लस c हो जाएगा, यानी कि ये x⁴ हुआ तो इसका हो गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन देखिए, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके डिफरेंशिएशन 0 हो जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका x के टर्म में अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो x के टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए, अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, ये तब क्लियर होगा जब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। पर्टिकुलर हमने एक एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम्पल लिया x² प्लस 4x प्लस 3 और dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमने, अब देखिए आज डायरेक्टली कर देंगे, आपको कल पूरी तरह से क्लियर हो चुका था, तो आज देखिए इसको हम डायरेक्टली करेंगे। अगर x⁴n है तो हम एक पावर बढ़ाते हैं, तो x⁴2 प्लस 1 करेंगे, 3/3 हो जाएगा, प्लस अब 4 कांस्टेंट है, बाहर होगा, बाहर होने के बाद x⁴1 है, यहाँ 1 + 1 करेंगे तो x⁴2/2 हो जाएगा, यानी n+1/n+1। तो x में 1 + 1 करेंगे 2 हुआ, उसी सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे। और ये जो +3 है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका x हो जाता है, तो 3 का x होगा तो 3 × x 3x हो जाएगा। और यहीं प्लस c को कर देंगे, आप 2 से 2 को काटेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x⁴3/3 प्लस x² यानी 2x² बस यहाँ अपॉन कुछ नहीं है, प्लस 3x प्लस c, ये चीज़ आपका आंसर हो गया।
आज देखिए हमने इस चीज़ को डायरेक्टली किया। डायरेक्टली करने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारा n ये यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n1 है, तो x2 की पावर n+1 करेंगे, तो जब x2 की पावर n+1 करेंगे तो 2+1 हो जाएगा, x2 की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो देखा कि x2 की पावर 3/3 प्लस x2x² 2 प्लस 3x प्लस c, ये इस ढंग से हमारा आ गया। तो अच्छा, कितने लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा है? फंक्शन को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ये चीज़ आप क्लास 8-9 से पढ़ते हैं। रिकैप ऑफ फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि फंक्शन का रिकैप क्या होता है। तो फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का एक जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, यानी कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ax + b, और यही अगर क्वाड्रेटिक हो, देखिए एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, यानी आपको 8-9 का भी रिवाइज हो रहा है। क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे होता था ax² + bx + c, यही तो इक्वेशन होती थी। और यही चीज़ आपकी जब क्यूबिक होती थी तो क्यूबिक में क्या होता था, ax³ + bx² + cx + d, ये चीज़ होता था। अब देखिए आपने ये चीज़ को देखा कि लीनियर का ये होता है, क्वाड्रेटिक का ये होता है और क्यूबिक का ये होता है। तो इस पे हम क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको हेडिंग डालते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर लीनियर। जो लीनियर के लिए है उसके ही बेस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ओनली एंड ओनली लीनियर। अब देखिए कि अगर इंटीग्रेशन करना हुआ 2x + 3 होल क्यूब का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हुआ, तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या। देखिए सबसे पहले आराम से एकदम सोचना, एकदम स्लोली चलेंगे। अब 2x + 3 हमारा कौन सा फंक्शन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ये आप बताएंगे। तो हम जानते हैं कि 2x + 3 हमारा कौन सा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। तो अगर 2x + 3 एक लीनियर फंक्शन है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके साथ, मैं 7.1 एक्सरसाइज के अंदर तक की बात कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि अगर आपका लीनियर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो मैं कहता हूँ कि ये n+1 हो जाएगा, जिसकी पावर n है, उसमें n+1 अपॉन n+1 से डिवाइड करते हैं। तो 2x + 3 की पावर 3+1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क यही करना है कि आपका जो लीनियर फंक्शन रहेगा उस लीनियर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, उससे आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2x + 3 का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपका आएगा 2, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाएगा और x का तो 2x का हो जाएगा 2। तो हम 2 से यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस c को ऐड कर देंगे। अब देखिए जो ये 2 लिखे हैं इसको आप साफ लिख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे। तो 2 क्या है, वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। 2 आपकी क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो आपकी लीनियर इक्वेशन 2x + 3 है उसकी डिफरेंशिएशन की एक वैल्यू है। ओके, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अगर हमें 4x + 5 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन करना हुआ, तब क्या करेंगे। देखिए डायरेक्टली आप तुरंत कर देंगे, सडनली करेंगे, बहुत ही ईजी है। अगर 4x + 5 है और हम इसके एक पावर को बढ़ाएंगे 5 करेंगे, अपॉन रेज पावर से ही डिवाइड करते हैं तो डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4x + 5 की डिफरेंशिएशन से। तो 4x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 + c। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4x + 5 की पावर 5 अपॉन में 20 + c। अब देखिए ये चीज़ आपका बहुत ही ईजिली तरह से क्लियर होता है। तो आपने इम्पॉर्टेंट फॉर लीनियर फंक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जाना। अब क्या करेंगे, हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म का करते हैं। देखिए ये अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म का करते चले जा रहे हैं। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कोई टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं किया, ये सारे एक लीनियर का फॉर्म के कर लिया, न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहे हैं। तो अगर हम टेक्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे तब कैसे होगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, sin 2x
और dx के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये भी बहुत ईजी है। अब जैसे वहाँ पे तो ये रहता था तो हमें इसका इंटीग्रेशन पता होता था, यानी कि इसमें क्या होता था कि जिसकी पावर 3 है हम n+1 कर देते क्योंकि उस जनरल फॉर्म में आता था। अब इसका तो कुछ जनरल फॉर्म है नहीं, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इस चीज़ को हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें साइन एक्स का भाई इंटीग्रेशन पता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स नहीं होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स तो डिफ्रेंसिएशन में होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस। कॉस एक्स की जगह क्या रखे हैं आप, 2x रखे हैं, लेकिन 2x तो हमारा लीनियर है, तो 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा उससे ये चीज़ होगा डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी। अब आप यहाँ ये चीज़ कहेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो देखिए मल्टीप्लाई ही हुआ है, ये आपके क्या बोलते हैं डिवाइड, आपके डिवाइड में मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं, n तो है नहीं कि आप n+1 करेंगे। तो पर्टिकुलर जो आपका लीनियर फंक्शन लगा होगा टेग्नोमेट्री रेशियो के साथ, उसके डिफ्रेंसिएशन से ही आप डिवाइड कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, 2x को हम x के साथ ही लिखेंगे और इसी 2x का डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करके प्लस सी कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखिए पर्टिकुलर कुछ रेशियो का हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर कॉस 3x को dx के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin हुआ और 3x आपका 3x ऐसे ही हो जाएगा और इसी 3x के डिफ्रेंसिएशन से हम डिवाइड करेंगे और c को ऐड कर देंगे। कितना ईजी हुआ, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हम कुछ और टर्म, देखिए इसको करने के लिए आपको डिफ्रेंसिएशन के जो 11 फार्मूलाज बताए हैं वो पूरी तरह से याद होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो आपके इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको पूरा 11 फार्मूलाज रट करके फिर 7.1 की ओर बढ़ना है। देखिए अगर e⁴ 4x है और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो अच्छा एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है और e⁴x का डिफ्रेंसिएशन भी e⁴x ही होता है, यानी कि ये चीज़ बदलता नहीं है। ये बड़ा पॉइंट की बात है, यानी आपका डिफ्रेंसिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी इसका वैल्यू जो है e⁴x का पूरी तरह ही सेम होता है। तो आपने देखा कि e⁴x का डिफ्रेंसिएशन करिए या फिर इंटीग्रेशन करिए, दोनों के लिए वो चीज़ क्या होती है, हमारी सेम होती है। तो भाई अगर e⁴x का सेम है तो हम e⁴x ही करेंगे, लेकिन 4x तो हमारा लीनियर है, तो 4x अगर लीनियर है तो इसके डिफ्रेंसिएशन से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और c को आराम से ऐड कर देंगे, डायरेक्टली हो गया। और इसी पे क्वेश्चन करते हैं, अगर e⁵x है और dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपली e⁵x का e⁵x ही हो जाएगा और इस 5x का डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड हो जाएगा और c सिंपली ऐड हो जाएगा। अब देखिए पर्टिकुलर अगर e⁵x² का dx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट फाइंड इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन फाइंड ही नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न क्या हुआ कि हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते भाई, तो इसका रीज़न ये हुआ कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो चीज़ लीनियर फंक्शन का होगा, हम पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, x² तो आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ कट गया होगा पर्टिकुलर। अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि e⁵x का डिफ्रेंसिएशन dx के साथ करेंगे तो e⁵x/5 हो गया। तो नेक्स्ट रीजन में हम एक क्वेश्चन इसी के ऊपर और करते हैं। आप तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन और ही ऐसे आराम से देख लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना हुआ e⁵x² का dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर e⁵x² का डिफ्रेंसिएशन dx के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं अगर e⁵x² का इंटीग्रेशन करना हुआ तो x² तो आपका क्वाड्रेटिक है और हमने पढ़ा है कि लीनियर फंक्शन का ही इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेस पे तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁵x² विद रिस्पेक्ट टू dx। बहुत ही आराम से आप कह सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ अनदर फॉर्म,
आपको कुछ अनदर फॉर्म के बारे में बता देते हैं, और इस अनदर फॉर्म को बताने के बाद फुल एंड फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि 7.1 एक्सरसाइज डन हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि वी विल नॉट एबल टू इंटीग्रेट व्हेन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, वी शुड टू सिंप्लीफाई दैट। अब अनदर फॉर्म क्या होती है, अगर पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन एक्स, और इसको dx के रिस्पेक्ट में करना है। अब एक चीज़ जान लीजिए, अब इसमें आप नोटिस लिख लीजिए। नोटिस कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ आपको पूरी तरह से बात को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ध्यान में क्या रखनी पड़ेगी कि वी विल नॉट, आराम से लिखिए, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखिए, हम इंटीग्रेशन को एकदम व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखिए, हम इंटीग्रेशन को तब नहीं करेंगे, देखिए इस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन को तब नहीं करेंगे जब वो डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन जब होगा, अगर वो डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, इस तरह से डिवीज़न के फॉर्म में हो, तो आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको पॉसिबल करने के लिए भी हमें कुछ सोचना होगा भाई। अब वो कैसे सोचेंगे पर्टिकुलर, अगर ये चीज़ है इंटीग्रेशन में, तो इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन एक्स कैसे लिख सकते हैं dx के रिस्पेक्ट में। तो देखेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर का एक स्क्वायर कट जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब तो इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। x का क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो एक ऐड करते हैं पावर में, उसी से डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस मैं कहा हूँ कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन एक x में लग जाता है तो 5x हो जाएगा प्लस सी। पॉसिबल हो गया कि नहीं इसका इंटीग्रेशन। आपने देखा कि जब तक वो डिवाइड में था, हमने डिवाइड को पूरी तरह से सॉल्व किया, और जैसे ही डिवाइड को सॉल्व किया, डिवाइड को सॉल्व करने के बाद उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पीछे इसका पॉसिबल हो गया। तो हमने अभी तो किसका देखा कि जब वो डिवीज़न फॉर्म में हो। अब देखेंगे कि एक एग्जांपल जब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, उसके लिए भी चेक करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे, और वो एग्जांपल है √x और x प्लस 5 है, और इसको dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ आप और भी जानते होंगे कि अगर √x है तो उसकी वैल्यू 1/2, यानी कि अंडर की वैल्यू तो 1/2 होती है, ये आप बहुत ही पहले से जानते हैं भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि x टू की पावर 1/2 हो गई, और यहाँ पे क्या है x प्लस 5 है और dx है। तो या तो आप एक काम ये करिए कि इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये इसके साथ जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x टू की पावर 3/2 कैसे आएगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, जब इसका मल्टीप्लाएंगे तो x टू की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 x की पावर 3/2 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 5x की पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया है, अब देखिए ये चीज़ उसके फॉर्म में आ गई कि नहीं, x टू की पावर n के फॉर्म में आ गई कि नहीं। अब यहाँ x टू की पावर n+1 अपॉन n+1 कर देना है। अब जब करेंगे आप तो 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 5x टू की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। अब देखिए ये चीज़ आपका पूरी तरह से आ गया। अब इसमें से आपको थोड़ा सा अपने से वर्क ये कर लेना है कि फ्रैक्शन को 3/2 को 1 में ऐड कर लेंगे तो आपका 5/2 आ जाएगा, यानी x की पावर 5/2, ये भी 5/2 आ जाएगी, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और यहाँ पे 5x की पावर 3/2, 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यही चीज़ 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस फ्रैक्शन को थोड़ा अपने से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका यहीं एक आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने ये 2 कंडीशन और भी पढ़ ली भाई।
दोनों कंडीशन में क्या पड़ी कि अगर आपका इंटीग्रेशन डिवीजन के फॉर्म में है तो उसे हम कैसे अलग करके सॉल्व करेंगे, और अगर आपका इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ हमने देख ली। तो पर्टिकुलर ये इसको हमने देखा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर लीनियर फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन करना ये भी देखा, और फंक्शन क्या होता है हमने ये भी देखा, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स कैसे। देखिए ये जो यहाँ पे dx था ना, ये एक कांस्टेंट था, ये क्या था, एक कांस्टेंट था, इसलिए कांस्टेंट का यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो हमने ये आज के लेक्चर में ये सारे कुछ देख गए। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि आप पूरा 11 फार्मूले जितने भी हैं उसको आप रिवाइज़ करेंगे। पर्टिकुलर 11 फार्मूला रिवाइज़ करने के बाद आप इस सारे को प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने के बाद 7.1 के एक्सरसाइज को फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका, देखिए क्योंकि जितना मैंने लेक्चर बताया है, जितना भी 2 लेक्चर में कंप्लीट कराया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, आप 7.1 एक्सरसाइज का 1 से ले करके 1 to 11 तक कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो कल का जो लेक्चर होगा यानी लेक्चर 3 जो होगा, लेक्चर 3 में 7.1 का फुल सॉल्यूशन मैं अपडेट कर दूंगा, यानी एक पूरे सॉल्यूशन का एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा। तो यहाँ से आज का सेकंड लेक्चर समाप्त होता है। देखिए हमने लेक्चर 1 और प्लस लेक्चर 2 ये दोनों मिला के पूरी तरह से इंटीग्रेशन की बैंड बज गई है, यानी कि दोनों लेक्चर में इंटीग्रेशन का पूरा अच्छे से बेसिक क्लियर हो गया है। तो इस बेसिक को क्लियर करने के बाद आपका 7.1 हो जाएगा, और 7.2 के भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए 7.2 के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट होता है सब्स्टिट्यूशन का। तो वो कॉन्सेप्ट अब जब आपको पता हो जाएगा तो आप 7.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज करने के लिए आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पूरी तरह से देखना पड़ेगा, और लेक्चर 1 का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेक्चर 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होगा। तो आप वहाँ से जाके लेक्चर 1 को देख लेंगे, फिर लेक्चर 2 को देखेंगे। अगर आप लेक्चर 1 को नहीं देख रहेंगे तो आपको लेक्चर 2 समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए पर्टिकुलर आपको डेरिवेटिव्स के सारे फार्मूला लर्न होने चाहिए, और कुछ बेसिक डेरिवेटिव कैसे करना होता है ये पता हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ like and subscribe my channel and press the bell icon for more update. Thank you so much. Then today's class is in.